फर्स्ट चालू कर रहा हूं इसके अंदर, राइट, अकाउंटिंग हिस्ट्री। उसको अगर डिस्क्राइब करना हो एज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन in accounting thoughts, practices and institutions in response to the changes in environmental and social needs। जैसे माहौल बदलता है ना, वैसे अकाउंटिंग प्रैक्टिस भी बदलती है। बराबर, हमने तो बहुत इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली कि कुछ चीज़ों का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो अकाउंटिंग के अंदर भी चेंज होता है। जैसे पहले अगर कोई भी चीज़ अगर तुम विड्रॉ करते थे अदर देन सेल, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते थे, बट नाउ हम उसको परचेज में से माइनस करते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज होना। इवोल्यूशन का मतलब बदलाव, चेंज। अब अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जैसे संस्कृति बढ़ती है ना, वैसे ही अकाउंटिंग की प्रैक्टिस वो भी डेवलप होती है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, ये अंडरलाइन करो, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। For as long as civilizations have been engaging in trade or organized system of government, methods of record keeping, accounting and accounting tools have been in use। यानी जब से सिविलाइजेशन है ना, तब से रिकॉर्डिंग करते हैं, पर अकाउंट को अकाउंट की तरह से अलग सब्जेक्ट की तरह से सीखना बहुत बाद में शुरू किया। पर रिकॉर्डिंग होता था, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज अ जर्नी थ्रू टाइम, रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज। फ्रॉम क्ले टोकन्स, मिट्टी उसके सिक्के, टू डबल एंट्री बुक कीपिंग, अकाउंटिंग हैज अडेप्टेड एंड थ्राइव्ड। थ्राइव्ड यानी डेवलप होना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने को थ्राइव बोला जाता है। अडेप्टेड मतलब चेंज को अपने अंदर समा लेना। शेपिंग द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एज वी नो इट टुडे, यानी आज के जमाने का अकाउंटिंग अपने जानते हैं, पर उसको यहाँ तक पहुंचने में बहुत अलग अलग फेजेस लगे, अलग अलग तरह के स्टेप्स लगे। The review of the evolution of accounting can be classified into ancient accounting system। एंशियंट यानी सबसे पुराने जमाने की, बराबर, जब इंसान ने ट्रांजेक्शन करना चालू किया था तब। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग इन प्री हिस्टोरिक इजिप्ट, फिर ग्रीस, चाइना, रोम, एंड अकाउंटिंग सिस्टम इन द मिडवल एरा। मिडवल एरा यानी मिडवल टाइम पीरियड, मध्य युग કહેવાય ને, मध्य युग। Concerning the chronicles of the ancient accounting history, it was gathered that 5000 years before the advent of the double entry system, accounting system, before the advent, advent यानी फाइंडिंग ऑफ, इजी मीनिंग लिखते जाओ साथ में, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी बोलता जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स बहुत भारी है। कुछ जगह पे इतने भारी वर्ड्स यूज करें कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी तकलीफ पड़े। तो एडवेंट का मतलब finding of the double entry accounting system, the Chaldean, Babylonian, Assyrian, and Sumerian societies were thriving in the Mesopotamian। thriving यानी प्रॉस्परसिंग, प्रॉस्परिंग बोल सकते हो उसको, प्रॉस्परिंग यानी प्रॉस्परिंग का मतलब। और दूसरा इसके अंदर इजी अगर आपको बताऊं तो बीइंग सक्सेसफुल, सक्सीडिंग लिख सकते हैं, ब्लूमिंग लिख सकते हैं, फ्लोरिशिंग लिख सकते हैं, रोरिंग, in the Mesopotamian valley, which produces some of the प्राइमोजेनिटल records of commerce। अब देखो, ये देखो वर्ड कैसे है। प्राइमोजेनिटल का मतलब प्री हिस्टोरिक, ऐसा लिख सकते हो। records of commerce between the Euphrates rivers and Tigris। यूफ्रेटिस, नहरे फुरात, यूफ्रेटिस and Tigris, now known as the border of Iraq। intermittent flooding made the valley rich, यानी बार बार इंटरमीडिएट यानी एक साल फ्लड आए एक साल ना आए, इस तरह से बार बार फ्लड की सिचुएशन के कारण ये जमीन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा रिच हो गई, क्योंकि बार बार फ्लड आए तो उसके साथ में जो उसकी मिट्टी है ना वो भी आती थी नदी की, तो इससे ये फर्टाइल लैंड हो गई थी, यानी बहुत ज्यादा
प्रॉस्परस था वो जमाना. एज फार्मर्स प्रॉस्पर्ड, farmer prosperous हुए, both the small industries and service businesses became developed in the Mesopotamian valley and its environs, यानी सराउंडिंग. एनवायरनेंस का मतलब सराउंडिंग, आसपास का एरिया. नेबरहुड भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे. Hence, the cities of Nineveh and Babylon became the center of the for country trading and commerce, while the Babylonian became the business language all over the Near East. यानी ईस्ट के अंदर बेबीलोनियन लैंग्वेज को सब लोगों ने बिजनेस की लैंग्वेज मान लिया था. ड्यूरिंग दिस इपॉक, इपॉक यानी टाइम पीरियड, एरा लिख सकते, पीरियड लिखो, इपॉक की जगह पे पीरियड लिख दो. The rulers of Sumerian societies held most animals and land in belief for their ancestors, giving spur or to the ancient record keeping system. यानी मतलब ये ज्यादातर जमीन या तो जानवर अपने पास रखते थे और उसका अकाउंटिंग करने के लिए वो पुराने जमाने की मेथड को यूज करते थे. It is believed that most business transactions were subscribed and recorded by the parties during this period. The scribe was the Mesopotamian corresponding of today's accountant. Scribe का मतलब क्या, ये अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन करो, एमसीक्यू के लिए आ सकता है ये. यानी आज के अकाउंटेंट की जगह उस जमाने में किसने ली थी, स्क्राइब ने ली थी, जिसको स्क्राइब बोलते थे वो लोग. दो his duties and responsibilities were similar but more extensive, लेकिन उसकी ड्यूटी इसके जैसी होने के बावजूद भी ज्यादा डिटेल में ड्यूटीज थी, बहुत ज्यादा थी. इन एडिशन टू ट्रांजेक्शन राइट अप, he certified the agreements confirmed. In addition to transaction write-up, he certified the agreements confirmed with the court requirements details for the commercial transactions. मतलब वो ट्रांजेक्शन के जो एग्रीमेंट है ना उसको सर्टिफिकेट लिखता था. ये एग्रीमेंट है ना कन्फर्मिटी के अंदर, मतलब बराबर है कि नहीं उसके बारे में भी लिखता था. स्क्राइब सिर्फ अकाउंट नहीं लिखता था, लेकिन साथ में एग्रीमेंट को मंजूरी देने का काम भी करता था. During this era, private firms, palaces, and temples employed the service of an associate of scribes. Thus, it was acknowledged as a prestigious profession. कौन इसकी सर्विस लेता था, तो सबसे पहले प्राइवेट फर्म्स, दूसरे पैलेस यानी राजा राजमहल वाले, और टेम्पल्स यानी मंदिर के अंदर भी. तो इसीलिए इस प्रेस्टिजियस प्रोफेशन को सब लोग इज्जत की नजर से देखते थे ऐसा. The humid soil was molded into different adequate sizes and shapes to comprehend the agreement terms and conditions. Comprehend यानी understand, समझना. With the uses of a timber rod with a triangular end, the scribe documented the particulars of the contracting parties, money and items exchange and any other set of promises and agreements made. ये क्या करे, मिट्टी के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर ये सब लिखा जाता था. गीली मिट्टी के ऊपर ये सब लिखा जाता था और लिखने के बाद ये लोग क्या करते थे, ये उसको संभाल के रखते थे, इसलिए क्योंकि जो एग्रीमेंट है ना वो एग्रीमेंट बराबर से हुआ कि नहीं उसके बारे में चेक किया जाता था. आफ्टर विद द पार्टी साइन their names by pressing their respective seals on the tablet. वो टेबलेट यानी जो टेबलेट किसको बोलते हैं, टेबलेट ये मिट्टी का जो टुकड़ा बना जिसके ऊपर उन्होंने क्या किया लिखा हुआ है, उसके ऊपर दोनों पार्टी साइन कर दी थी. During the ages of mass illiteracy, individuals carried their signatures in form of inform साथ में, कि इन और फॉर्म अलग अलग लिखा है, साथ में तो अलग करो. इन फॉर्म ऑफ engraved stone amulets with wearers mark around their necks. क्या करे, एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स यानी गर्दन पे पहने, उसके बाद में क्या करे, उसको सिक्का मारना हो ना तो गर्दन से उतार के ऐसे सिक्का मार के जाए, समझे ना. यानी अंगूठी में पहन सकते हैं, हाथ में एम्यूलेट्स तो हाथ में भी पहन से, गले में पहन सकते हैं. उसके बाद में उसके ऊपर एक जगह पे क्या होता है, ये इंप्रेशन होता था,
कोई इंप्रेशन से वो सिक्का मार के जाए तो मतलब वो उसी का है, ये इसका इसकी गारंटी हुई। With wearers mark around their necks, habitually the seals comprised the owner's full name and religious symbols. After the imprint, the scribe would dry the tablet in the sun for crucial transactions which needed an eternal record. Eternal यानी कयामत तक जिसका रिकॉर्ड रह जाए, ऐसा ये मानते थे। यानी वो टैबलेट को सूखा देते थे सन के अंदर, जो जो इम्प्रेशन होती थी ना, जो छाप छोड़ते थे ना, वो छाप किस चीज की होती थी, उसमें उसका नाम होता था और उसका रिलीजन होता था, मतलब वो कौन से रिलीजन का है, यानी कस्में खाई जाती थी उसके अंदर कि मैं इसको तोड़ूंगा नहीं वगैरह वगैरह। अब आता है अरेबियन सिविलाइजेशन। अरेबियन सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस अरेबिक न्यूमरेशन which assisted them, sorry, न्यूमरेशन यानी नंबर्स, न्यूमरेशन यानी नंबर्स, which assisted them and other kingdoms in record keeping. Arabic numerals were used in place of Roman numerals. यानी रोमन जैसे 10 के लिए अपने एक्स यूज करते, उसकी जगह पे इन्होंने अरेबिक अल्फाबेट्स को यूज करना, यानी नंबर्स को यूज करना शुरू किया। फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन बुक कीपर्स एसोसिएटेड विथ ईच स्टोर हाउस kept meticulous record which were checked by an elaborate internal verification system. मेटिकुलस यानी केयरफुल, केयरफुल मेटिकुलस की जगह पे, यानी जो स्टोर हाउस है ना उसके अंदर बराबर से रिकॉर्ड रखे जाते थे और उसको एलाबरेट, एक अच्छी इंटरनल वेरिफिकेशन सिस्टम, रिच बोल सकते हैं एलाबरेट को। अकाउंटेंट्स वर सपोज टू बी ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट एज इरेगुलरिटीज डिस्क्लोज्ड बाय रॉयल ऑडिट्स वर पनिशेबल बाय फाइन, म्यूटिलेशन और डेथ। समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? यहाँ क्या लिखा है कि अकाउंटेंट्स को ऑनेस्ट होना पड़ता था। अकाउंटेंट्स अगर कोई भी गड़बड़ करे ने तो सबसे पहले उसको फाइन यानी दंड होता था। पहली बात तो म्यूटिलेशन, हाथ काट दिए जाए, और डेथ यानी खत्म भी कर दिया जाए अगर जैसा भी उसका फाइन यानी जैसी उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए उसके मुताबिक। इजिप्शियन ट्रीटेड गोल्ड एंड सिल्वर नॉट एज यूनिट्स ऑफ फंगिल फंजिबल फंजिबल वैल्यू लिखो। I think there is some mistake here. I think यहाँ पे टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल वैल्यू मतलब उसकी जो वैल्यू दिखती थी ना उसके ऊपर नहीं, बट मियरली एज आर्टिकल ऑफ एक्सचेंज। यानी मतलब गोल्ड और सिल्वर को वो लोग आज जिस तरह से अपने गोल्ड और सिल्वर को मानते हैं ना गहने की तरह से, वैसा नहीं मानते थे। वो उसको खाली एक्सचेंज के लिए रुपये की तरह से मानते थे। Because of illiteracy, lack of coined money, inability to describe all goods in terms of single valuation measure, Egyptian accounting did not progress beyond simple list making during their years of existence. जब तक इजिप्शियन अकाउंटिंग चला नहीं तब तक पहले तो वो अनपढ़ लोग थे। दूसरी बात उनके पास कोइन यानी सिक्के नहीं थे, सोने चांदी के अंदर सीधा डीलिंग करते थे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि इसका कोई यूनिट हो, जितना हाथ में सोना है ना उतना दे दिया कोई भी चीज के लिए, तो कोई मेजरमेंट जैसा नहीं था। इसलिए अकाउंटिंग खाली लिस्ट बनाने का जरिया बन के रह गया। द स्क्राइब सिमिलर टू एन अकाउंटेंट इन अर्लियर टाइम्स मेंटेन रिकॉर्ड इन ऑन पेपिरस। पेपिरस यानी पेपर जिसमें से बनता है ना, वो पहले पेपर पेपिरस की छाल में से बनाया जाता था, इसलिए उसको पेपिरस के नाम पे से पेपर नाम मिला। ये आपने शायद देखा था पुस्तक दिलोजान दोस्त। फेदर्ड क्विल एज द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। फेदर्ड क्विल यानी वो पीछा होता था ना उसके ऊपर से लिखने के लिए वो यूज करते थे। न्यूमरस सच डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फाउंड शोइंग एग्जैक्टली हाउ मच वाज रिसीव्ड फ्रॉम whom एंड व्हेन इट केम इन एंड द डिटेल्स ऑफ हाउ इट वाज यूज्ड। यानी सब चीजें लिखी जाती थी, कितना अमाउंट रिसीव किया गया, किसके पास से रिसीव किया गया, कब रिसीव किया गया और इसको कहाँ यूज किया गया, ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती थी। अब ग्रीक सिविलाइजेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन मनी was the most important contribution of Greek civilization to accountancy about 600
BC before Christ, as compared to other civilizations, banking was more developed in Greece. अंडरलाइन करें, अदर सिविलाइजेशन की कंपैरिजन में ग्रीस में सबसे ज्यादा बैंक डेवलप थी. Bankers kept account books, changed and loaned money, and arranged cash transfer for citizens थ्रू एफिलिएट बैंक्स इन डिस्टेंट सिटीज. यानी दूर के बैंक के अंदर पैसा अगर हवाले से भेजना उन्हें तो वो लोग भेजते थे वो जमाने में, समझे. एंड ग्रीक सिविलाइजेशन possess a sophisticated system of public administration with accounting and auditing functions. Banking and other commercial activities were conducted in ancient Greece, and accounting played an important role in them, as evident in Xenon papyri. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज यूज्ड इन बिजनेस. ग्रीक लोग क्या यूज करते थे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अंडरलाइन करो ज़ेनॉन पेपायरी को भी. पेपायरोलॉजी रिफर्स, तब ये आएगा एमसीक्यू में. refers to study of some of the most ancient documents that have been preserved from the ancient Mediterranean Sea. जगह है वो ग्रीक के आजू बाजू की जगह को बोलते, तो ये पेपायरोलॉजी उसको बोला जाता है कि स्टडी करना. मोस्टली दे आर रिटन इन ग्रीक बट ऑल्सो इन न्यूमरस अदर लैंग्वेजेस सच एज डिमोटिक, इजिप्शियन, लेटिन, कॉप्टिक, हिब्रू एंड अरेबिक. हिब्रू एंड अरेबिक है ना अपने ओरिजिनल, अरेबिक का हिब्रू में से हुआ ऐसा मान सकते हैं अपना. बाइबल कौन सी लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा गया था? इज रिटन इन आई थिंक हिब्रू, ग्रीक या तो हिब्रू लैंग्वेज, मुझे बराबर नहीं पता, आई मे बी इनकरेक्ट. The system employed with Xenon papyri with respect to data generation, recording and analysis were sufficient to detect error. यानी मतलब अगर आप कोई भी गलती करते हो, एरर, फ्रॉड एंड इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम. एरर क्या होता है? गलती से मिस्टेक हो गया, वो एरर. जानबूझ के करो ने, वो फ्रॉड. और इनएफिशिएंसी यानी आता ही नहीं है, फिर भी करने बैठे कोई चीज को, तो वो इनएफिशिएंसी in the system. The Xenon papyri approach had little concern for decision making, efficiency and profitability. इनको decision making से कोई लेना देना नहीं था. अंडरलाइन करो ये. Accounting system at that time avoided financial reporting to outsiders or determination of income or tax due to government and allied agencies. यानी वो जमाने की अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें क्या नहीं था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाहर के लिए नहीं होता था, बाहर के लोगों के लिए. या इनकम टैक्स को डिटरमाइन करना ड्यू टू गवर्नमेंट एंड अलाइड एजेंसी. और ड्यू टू यानी मतलब जो बाकी है, वो रीजन नहीं होता. ड्यू टू का मतलब यार जो बाकी है ना टैक्स, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा था. इन द 5th century बिफोर क्राइस्ट, ग्रीस यूज्ड public accountants to allow its citizenry to maintain real authority and control over their government finances. ये भी अंडरलाइन करो. यानी वो पब्लिक अकाउंटेंट्स को यूज करते थे जिससे उनको रियल अथॉरिटी उनके ऊपर थी गवर्नमेंट फाइनेंस की. मेंबर्स ऑफ द एथेंस पॉपुलर असेंबली लेजिस्लेटेड on financial matters and controlled receipts and expenditure of public monies. एक्चुअली पब्लिक मनीज जो है प्लूरल में नहीं यूज होता है, पर हम जब पब्लिक के साथ में यूज करें ना तो उसको अपने मनीज इस तरह से लिख सकते हो. पूरा का पूरा जो मटेरियल है ना वो किसी बुक में से डायरेक्टली लिया है, और इसलिए लैंग्वेज है ना वो उस लेवल की लैंग्वेज है. अगर नॉलेज सिस्टम की बात करें, तुम जो पढ़ रहे हो ना ऑल ओवर इंडिया सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं. ये सेम सब्जेक्ट ऑल ओवर इंडिया में पढ़ा रहे हैं. एथेंस पॉपुलर असेंबली मेंबर्स, याद रखो एथेंस पॉपुलर यानी पीपल्स असेंबली बोलते थे उसको. पॉपुलर का मतलब ऐसा नहीं बहुत पॉपुलर थी, यानी पीपल्स असेंबली को वो लोग पॉपुलर असेंबली बोलते थे. एथेंस में राजा भी है ना असेंबली से पूछ के डिसीजन लेता था. राजा के ऊपर एक और असेंबली के अंदर जितने मेंबर्स थे ना वो जो बोले ना मेजोरिटी विंस वाला 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन आना चाहिए. ये एथेंस वालों ने सिखाया. अब रोमन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड अबाउट 700 BC टू 400 AD. यानी कितने साल हुए?
700 और 400 1100 साल हुए. No accounting record have survived the fall of Roman civilization because of use of wax tablet. वो जमाने में कौन सी वैक्स, मोमबत्ती, जिसके टेबलेट को यूज करते थे, विच वॉज अ मोस्ट पेरिशेबल मटेरियल. एक्चुअली ये मोमबत्ती भी नहीं है, वैक्सज होता है जिसको लाख बोला जाता है. वो जंगल में से मिलती है, ये वो जमीन में से निकलता है, वो मोमबत्ती वाला नहीं है वैक्स. ये मोस्ट पेरिशेबल मटेरियल है. एंड ऑल्सो रिमेनिंग फिजिकल रिकॉर्ड was destroyed were destroyed due to attacks by Goths and Visigoths. बोलो नाम देखे, ऐसे नाम तो हमने सुने भी नहीं है. तो ये वैक्स टेबलेट को अंडरलाइन करना. फ्रॉम द लीगल कोड्स ऑफ गायस एंड जस्टिनियन, अंडरलाइन करो ये दोनों को भी. इन द ओरेशन ऑफ सिसेरो एंड अदर literary sources, it can be surmised that, surmised meaning it can be guessed, assume लिख सकते हो, that Romans use the bilateral account form, and even that the double entry system was known 1500 years before the Pacioli. ये कौन है, ल्यूका. आगे इसका पूरा नाम भी आएगा. 1500 साल पहले से बायलेटरल अकाउंट सिस्टम यानी डबल एंट्री सिस्टम यूज करते थे. दे डेवलप कैलकुलस, अंडरलाइन करें. किसने डेवलप किया, रोमन सिविलाइजेशन में. As a tool of accounting and provided principles of arithmetic and numerical manipulation which undergird our present day computers. ब्रेस अप बोलते हैं, अंडरगर्ड मतलब डेवलप्ड. Xenon system was developed in 5th century BC. ये भी अंडरलाइन. और उसको मॉडिफाई किया रोमन्स ने एज द मेमोरेंडम बुक, जिसको एडवर्सिया बोलते थे ग्रीक में, एंड मंथली ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज टू द लेजर्स कोडेक्स फ्रॉम विच टुडेस लेजर हैज डिराइव्ड इट्स नेम कोडेक्स. आज भी अपने लेजर को क्या बोलते हैं, कोडेक्स बोलते हैं. उसके पीछे का कारण वहीं से आया है. देन कम्स चाइनीज सिविलाइजेशन. China used mainly as a means of evaluating the efficiency of government programs and civil servants who administered them. Under Chao dynasty. नाम अंडरलाइन करो इसको. अकाउंटिंग सिस्टम were used by the feudal expansionists for merchant and estates in China. फ्यूडल का मतलब क्या, ओल्ड फैशन या तो आउटडेटेड, पुराने जमाने के. एक्सपांशनिस्ट यानी दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करने वाले या तो एम्पायर क्रिएट करने वाले. फॉर मर्चेंट एंड एस्टेट्स इन चाइना, ऑफिशियल्स वर नीडेड टू कलेक्ट टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ गुड्स फॉर यूज बाय द इंपीरियल गवर्नमेंट. imperial royal government. The surplus products were collected for exports outside China. There was a provision for stringent. Stringent का मतलब क्या हुआ, strict, very strict. Severe लिख सकते हो उसके लिए, या तो tough, harsh सबसे best word, for non-compliance by defaulters. The funds accounting system exists in the form of general reserve fund and special reserve fund. The sources of goods, the purpose for which they were used, the frequencies of taxes being levied, and each tax ceiling were basis of accounting system. China used money as a means of exchange much before it appeared in Europe. यानी ये क्या करते थे, अकाउंटिंग सिस्टम किस लिए था, जनरल रिजर्व फंड के रूप में होता था, फिर स्पेशल रिजर्व फंड, फंड जो भी जनरेट करते थे उसके अंदर वो, एंड उसके बाद में सोर्सेज ऑफ गुड्स, कहाँ से गुड्स आते हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, टैक्सेस कितनी बार लेवी किए जाने चाहिए, एंड उसके बाद में टैक्स की सीलिंग क्या होगी, ये सब अकाउंटिंग सिस्टम का बेस होता था. चाइना यूज मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज मच बिफोर इट अपीयर्ड इन यूरोप, एंड इन अ वे दे वर ओरिजिनेटर्स ऑफ द प्रैक्टिस. अंडरलाइन करिए, चाइना को ओरिजिनेटर्स बोला जा सकता है मीन्स ऑफ एक्सचेंज के लिए.
Evidences show existence of sophisticated forms of government accounting, including both historical accounting and budgetary control in China as early as 2000 before Christ. यानी अभी उसको 4000 साल से ऊपर हो गए. Accompanied by an adult function, क्या लिखा, ऑडिट फंक्शन है, सॉरी, ऑडिट फंक्शन परफॉर्म बाय अ हाई एंड इंडिपेंडेंट पब्लिक ऑफिशियल. यानी अकाउंटिंग के साथ में ऑडिट भी इनके साथ में मिला हुआ था चाइना के पास. और ये कौन करता था? इंडिपेंडेंट, हाई और इंडिपेंडेंट पब्लिक ऑफिशियल, मतलब उसको गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता था. अकाउंटिंग इन मेसोपोटामिया सिरका 3500 BC, 5000 साल पहले की बात है. बिफोर द अपीयरेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, द असीरियन, शेल्टियन, बेबीलोनियन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशंस वर फ्लोरिशिंग इन द मेसोपोटामियन valley, producing some of the oldest known records of commerce. In this era, between the Tigris and Euphrates rivers, now mostly within the borders of Iraq, periodic flooding made the valley an especially rich area for agriculture. ये आगे भी अपने देख चुके. ये यहाँ पे जमीन ज्यादा रिच क्यों हो गई थी, उसके पीछे का कारण बार बार फ्लड का आना. तो इसके साथ में मिट्टी आ जाती थी, जो आगे बोला मैंने वो. During this era, which lasted until 500 BC, Sumeria was a theocracy. थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी समझ में आता है. And this word is not wrong. Just hold on. इसका मीनिंग ढूंढना पड़ेगा. Just hold on. थियोक्रेसी का मतलब जहाँ पे रूलर्स आगे लिखा ही है, वो ऐसा मानते थे, रूलर्स ऐसा मानते थे, वो प्रीस्ट होते थे, यानी मतलब पादरी पूरे राज को चलाते थे. यानी जो राजा भी है ना, उनकी बात मानता था. यानी जो चर्च के अंदर या तो मंदिर के अंदर, जो ये चर्च तो बहुत बाद में आए, लेकिन उसके पहले की बात करें तो उसके अंदर जो पुजारी थे ना, वो मानते थे कि हम गॉड से भेजे गए. लिखा ही है यहाँ पे, उस रूलर्स हेल्ड मोस्ट लैंड एंड एनिमल्स इन ट्रस्ट फॉर देयर गॉड्स. लिखा ना, अपने भगवान की तरफ से ये सब मिला, ऐसा बोलते हैं. गिविंग इम्पेटस, इम्पेटस यानी इंक्रीज, राइज टू देयर रिकॉर्ड कीपिंग एफर्ट्स. मोरओवर द लीगल कोड्स दैट इवॉल्व्ड पेनलाइज द फेलियर टू मेमोरियलाइज ट्रांजेक्शंस. ये लीगल कोड ऐसे देने जिसमें अगर तुम कोड को यानी रूल्स को याद ना रखो ने, तो तुमको पेनल्टी होती थी. रूल्स को याद रखने पड़ते थे इसके लिए. द कोड ऑफ हम्मुराबी कंसिस्ट ऑफ 282 लॉज. कितने? 282, अंडरलाइन करो. एंड कवर द सब्जेक्ट्स ऑफ रिलीजियन, मिलिट्री सर्विस, ट्रेड, स्लेवरी. गुलामी तो वैसे भी नॉर्मल था. 1860 तक गुलामी नॉर्मल था पूरी दुनिया के अंदर. स्लेवरी ड्यूटीज ऑफ वर्कर्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉ, which was handed down during the first dynasty of Babylonia 2285 to 2242. याद पता चलता है ना, बिफोर क्राइस्ट के अंदर उल्टी गिनती होती है. The Mesopotamian equivalent to today's accountant was the scribe. वो यहाँ पे भी scribe होता था. His duties were similar but even more extensive. In addition to writing up transaction, I think ये आगे भी हो चुका है. टेम्पल्स, पैलेसेस और प्राइवेट फर्म्स वाला वापस रिपीट हो रहा है, राइट. हंड्रेड्स ऑफ स्क्राइब, और इसको प्रेस्टिजियस प्रोफेशन बोला जाता था. आगे सीख चुके अपने. मोर ओवर से अपने स्टार्ट करते हैं. देखो, मोर ओवर द लीगल कोड्स दैट इवॉल्व पेनलाइज द फेलियर ऑफ, ये भी वापस आ रहा है, राइट. रिपीट हो रहा है ये. जस्ट होल्ड ऑन. ये सेकेंड टाइम आ रहा है. इसका मतलब ये है कि आगे जो था ना, वो इंट्रोडक्शन में आया था ये. तो इंट्रोडक्शन अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा इसका. तो अपने इंट्रोडक्शन को ऑमिट करना है. जैसे यहाँ पे ना पूरा का पूरा यहाँ बुक के नाम के साथ में लिखा गया है. देखो, मोर ओवर द लीगल कोड्स दैट इवॉल्व पेनलाइज फेलियर टू मेमोराइज ट्रांजेक्शंस, द रिनाउंड कोड ऑफ हम्मुराबी, अंडरलाइन करो, द रिनाउंड कोड ऑफ हम्मुराबी हैंडेड डाउन
during the first dynasty of Babylonia. For example, required that an agent selling goods to a merchant give the merchant a price quotation under seal or face invalidation of a question agreement. यानी मतलब क्या, उसको प्राइस कोटेशन यानी बिल बना के देना पड़े, अगर बिल ना देने तो उसको भी क्या, एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा तुम्हारा. Thus it is believed that most transactions were recorded. सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता था and subscribed by the parties during the period. While when writing emerged in the fertile Mesopotamian valleys, it did so in the form of commercial records. The famous Code of Hammurabi contains several rules pertaining to accounting. For instance, अब देखो, the merchant has given to the agent corn, wool, oil or any sort of goods to traffic with. ट्रैफिक यानी भेजने के लिए. The agent shall write down the price and hand over to the merchant. The agent shall take a sealed memorandum of the price which he shall give to the merchant. यानी एजेंट को भी अगर बेचने के लिए बोले ना तो भी प्राइस कोट करके बेचना पड़े, और उसको कोट करने के बाद वो सामने वाला क्या करेगा, उसको सामने वाले को ऐसे ही प्राइस को सेम टू सेम सामने वाले को प्रोवाइड करेगा. इफ द एजेंट, अब देखो अगर एजेंट भूल जाता है एनवेलप इस तरह से मेमोरेंडम लेके जाने का, तो he shall not put in his account, यानी मतलब वो उसको अकाउंट में लिख नहीं पाएगा ऐसा. A large number of Babylonian accounting records survive to this day. They refer to such activities as selling, leasing, hiring, lending and joint venturing. Selling, leasing यानी भाड़े पे देना, hiring का मतलब भी सेम, lending and यानी उधार देना, और joint venturing. Dating from circa 2600 BC, the records are cast in clay. मैंने अभी बताया आपको, आगे भी बोला कि उसको यानी मिट्टी में लिखा जाता था और उसको स्टाइलस से यानी पेंसिल जैसी चीज से उसको मार्क किया जाता था, इंप्रेशन. परमानेंस वाज देन ऑब्टेन्ड बाय बेकिंग, उसको आग के अंदर झोंक दिया जाता जैसे सूख जाए, उसके बाद में सन ड्राइंग द टैबलेट्स. Although accounting was better appreciated as a discipline during the Baccoli era and the Renaissance period, its ancient history provided the basis. यानी ये एंशियंट हिस्ट्री हुई. अब रेनेसा का मतलब जब क्रांति आई पूरे यूरोप के अंदर और पूरे मेडिटेरियन सी के अंदर, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब कल्चरल रीबर्थ अंडरलाइन करो, ये रेनेसा. It is in this period that people started relearning the teachings of scholars from ancient Greece, Rome and other ancient societies. It is often considered a start of the modern age. याद रखो रेनेसा को अंडरलाइन करना, ये इसको अपने मॉडर्न एज का स्टार्ट बोला जाता है. As we move to the period of Renaissance, 1300 to 1600 AD, after that समझ लेना, significant impetus to accounting hailed from the Italian peninsula. Italian जमीन से आया accounting सीखना, and synthesizing the art of accounting in to his time and adding his own unique genius, a mathematician named Fratello Luca Bartolomeo Pacioli published his famous treatise on accounting on November 14, underline करो, 1494, sorry, November 10, 1494. ये ट्रीजी लिखा है ना, उसका मतलब पेपर, थियरी, आर्टिकल कुछ भी बोल सकते हो. ऐसे लिखो इसके अंदर, आर्टिकल या तो ऐसे लिख देना. इस फेमस आर्टिकल और अकाउंटिंग, इट बोर द ऑसम टाइटल ऑफ सुम्मा दी एरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शियनी एट प्रपोर्शियनलिटा. इसका मतलब एवरीथिंग अबाउट एरिथमेटिक, geometry and proportion. The double entry system of accounting devised by Pacioli, who was a true Renaissance man with the knowledge of literature, art, mathematics, business and the sciences at a time when few could even read. याद रखो वो जमाना ऐसा था कि ज्यादातर लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन उस जमाने में इसने यह सब फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया. फ्रेडेल लुका Bartolomeo Pacioli acquired an amazing knowledge of diverse technical subjects: religion, business, military science, mathematics, medicine, art, music, law, and language. He accepted the popular belief
in the interrelatedness of these widely varying disciplines and in the spatial importance of those such as mathematics and accounting, which exhibit harmony and balance, which remains intact to his time, surviving the onslaught of computerized accounting system. याद रखो onslaught यानी अटैक. आज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का इतना ज्यादा अटैक होने के बावजूद भी इसकी सिस्टम आज भी सरवाइव कर रही है. आज भी डबल एंट्री सिस्टम के बेस के ऊपर अकाउंटिंग लिखा जाता है. उसने बाकी सारी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया और सिर्फ एक सिस्टम बची, और वो कौन सी? अपनी डबल एंट्री सिस्टम, जिसके ऊपर से अपने अकाउंटिंग आज करते हैं. सिंपली स्टेटेड, द कंसेप्ट बिहाइंड डबल एंट्री इज दैट एवरी अकाउंटिंग एक्शन हैज अ कॉज एंड एन इफेक्ट रिलेशनशिप. अंडरलाइन करिए पूरा सेंटेंस. The worldwide use of double entry was to the work of an Italian monk in 1494 to Luca Pacioli. It was developed to ensure that every transaction is equal. ये same आता है. One chapter of his book, Particularis de Computis et Scripturis, details of calculation and recording, on the topic of record keeping and double entry accounting, became the reference text and teaching tool on those subjects for the next several hundred years. कुछ सालों तक, सैकड़ों सालों तक ये सब चलता रहा. The chapter educated readers about the use of journals and ledgers, accounting for assets, receivables, inventories, liabilities, capital, income and expenses, and keeping a balance sheet and an income statement. यानी आपको क्या करना है यह बताया गया इस चैप्टर के अंदर. जर्नल कैसे बनानी है, लेजर कैसे बनानी है, असेट, रिसीवेबल, इन्वेंटरी, सबका अकाउंटिंग सबके बारे में बताया. However, Pacioli did not claim that he was the inventor. अंडरलाइन करो. inventor of double entry bookkeeping, but spread the knowledge of it. उसने बोला कि मैंने ये ढूंढा नहीं है, पर मैंने खाली इसको स्प्रेड किया है. इसका मतलब ये हुआ कि शायद उसने कोई आगे वाले कामों के ऊपर रिलाई किया होगा जो उससे पहले भी आ चुका था. इन इस बुक इज यूज द प्रेजेंट डे पॉपुलर टर्म्स अकाउंटिंग. डेबिट यानी जिसको डीआर से लिखते हैं, क्रेडिट यानी सीआर. अब ये इटालियन टर्मिनोलॉजी, ये अंडरलाइन करो. डेबिट कम्स फ्रॉम द इटालियन डेबिटो. इसका मतलब विच कम्स फ्रॉम द लैटिन डेबिटा और डीबीओ, विच मीन्स ओड टू द प्रोपाइटर, यानी पैसे देने के बाकी है ऐसा. क्रेडिट कम्स क्रेडिटो. ये भी इटालियन है और वो लैटिन क्रेडो के ऊपर से आता है, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट और बिलीफ, भरोसा, इन द प्रोप्राइटर और ऑनर और बाय द प्रोप्राइटर. In explaining double entry system, Pacioli wrote that all entries have to be double entries. That is, if you make one creditor, you must make some debtor. एक क्रेडिटर बन रहा है तो दूसरा कोई ना कोई डेटर तो बनेगा. He also stated that a merchant's responsibility included to give glory to God in their enterprises, to be ethical in all business activities and to earn profit. यानी सबसे पहले ऊपर वाले को अपने क्या वफादार रहना है, और ऐसा याद रखिए कि हम अपने काम से ग्लोरी कहाँ तक पहुंचाएंगे, गॉड तक पहुंचाएंगे. दूसरी बात, ऑनेस्ट रहना है और प्रॉफिट कमाना है. He discussed the details of memorandum, ledger, जनरल एंड स्पेशलाइज अकाउंटिंग प्रोसीजर. यानी सब चीजें उसने बताई, मेमोरेंडम से लेके, मेमोरेंडम यानी रफ अकाउंट बनाना, वहां से लेके स्पेशलाइज अकाउंटिंग प्रोसीजर तक. या फर्स्ट यूनिट कंप्लीट.